नमस्कार, खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड के बजट सत्र के चौथे दिन शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विपक्षी विधायकों की ओर से पूछे गए स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब दिए। मंत्री ने डॉक्टरों की कमी और नई स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सदन में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज पर 771 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक एक समस्याओं को दूर कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हॉट बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की जांच होगी। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग में कर्मियों की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 44 रोड में विशेष चिकित्सकों के 6 पद सृजित हैं, जिनके सापेक्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में और एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 44 रोड में 6 सामान्य चिकित्सक काम कर रहे हैं। एक वहाँ पे डेंटल चिकित्सक भी काम कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 44 रोड में एक्सरे लैब की सुविधा उपलब्ध है। 24x7 इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है एवं एम्बुलेंस 108 की सुविधा उपलब्ध है। पहला तो यह है माननीय अध्यक्ष जी कि हमारे 44 रोड में एक्सरे की मशीन भी है और अल्ट्रासाउंड की मशीन है। अल्ट्रासाउंड वहाँ पे अप्रैल 25 में 58 हुए, मई में 196 हुए, जून में 137 हुए, जुलाई में 268 हुए, अगस्त में 136 हुए, सितंबर में 226 हुए, अक्टूबर में 162 हुए, नवंबर में 150 हुए, दिसंबर में 258 हुए, फिर जनवरी में 160 हुए, फरवरी में 148 हुए। हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक में, क्योंकि ये सत्ता विपक्ष का मामला नहीं है, ये लोगों के स्वास्थ्य का मामला है। और आपने देखा होगा कि अखबार में मैंने कहा कि हम हर ब्लॉक में चाहते हैं कि अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो जाए और एक्सरे की सुविधा हो जाए, जांच वहाँ पे सबकी निःशुल्क हो जाए। अब अध्यक्ष जी, हम पे पूरे प्रदेश में 44 पद जो है वो रेडियोलॉजिस्ट के हैं, जिसमें कि 42 पद हमारे भर चुके हैं, 2 पद खाली हैं। अब हमने ये भी व्यवस्था की है कि जो रेडियोलॉजिस्ट है उसी के नाम पे अल्ट्रासाउंड की मशीन आती है। अब हमने क्या है कि वो 4 दिन एक हॉस्पिटल में रहेगा और 2 दिन एक जगह जाएगा, ये हमने व्यवस्था बनाई है। कई ये भी कर रखा है हमने कि 5 दिन रहता है, एक दिन जो दूसरे हॉस्पिटल में जाता है। तो लगभग हमारे पूरे प्रदेश में 80-82 केंद्रों पे अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो जा रही है। अब हम चाहते हैं, क्योंकि ये यात्रा मार्ग भी है और वहाँ पे तीर्थयात्री भी बहुत आते हैं, तो हमारा जो बड़कोट है हम चाहते हैं कि वहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड मशीन भी दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे यात्रा का वो भी है, सीजन भी है अभी, और काफ़ी लोगों को फिर नहीं तो बहुत दूर जाना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम एक दिन हफ्ते में या 2 दिन वहाँ पे इसकी व्यवस्था करें ताकि वो रोटेशन पे। कृषि कुंभ में प्रसिद्ध 4 दिवसीय किसान मेले का सीएम धामी ने उद्घाटन करेंगे उसका। और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने बताया कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से 13 से 16 मार्च 2026 तक 119वां अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय की ओर से विकसित नवीनतम कृषि तकनीकों का एक ही स्थान पर प्रदर्शन किया जाएगा। मेले की पशु प्रदर्शनी में पहली बार कुत्तों के प्रदर्शनी को भी शामिल किया जा रहा है। समृद्ध महिला सशक्त महिला की थीम पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। मेले में विश्वविद्यालय और निजी संस्थानों के बीच औद्योगिक, खाद्य, कृषि मशीनरी और कृषि से जुड़ी अन्य सामग्री के 500 स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले का उद्घाटन गांधी हॉल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से विधिवत रूप से किया जाएगा। अपने 119वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं उद्योग प्रदर्शनी लगा रहा है और इसमें हमारे विश्वविद्यालय की जो भी तकनीकियां विकसित की गई है उसका भी यहाँ पर स्टॉल लगेगा। उसके अलावा जो विभिन्न जो क्षेत्र है, जैसे कृषि के क्षेत्र है या जैसे उद्योग के क्षेत्र है, उनके भी अपने स्टॉल यहाँ पर होंगे और जगह जगह से यहाँ पर किसान भाई आएंगे, जिसमें उत्तराखंड के किसान, उत्तर प्रदेश और सारे जो है पूरे देश के यहाँ पर जो किसान होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर किसान गोष्ठी भी होगी।
नई नई यहाँ पर प्रतियोगिताएं होंगी और जिसमें कि हम अपने बीज भी जो हमारे पंतनगर के बीज है, पंत बीज के नाम से जो जानकारी होती है, जो 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 पंतनगर का बीज है वो भी उपलब्ध होगा। उसके अलावा जो यहाँ पर पौध है, संगठित पौध है, फूलों के बीज हैं, सभी बीज यहाँ पर उपलब्ध होंगे। मैं सभी अपने जो किसान भाइयों को मैं जो प्रार्थना करता हूँ, मैं उनसे विनती करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इसमें भाग लें। ये जो हमारा मेला होगा उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इसका उद्घाटन करेंगे, वो 14 तारीख को होगा और इसका समापन करेंगे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री पुष्कर श्री कोश्यारी जी, भगत सिंह कोश्यारी जी। हेमवती नंदन श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में आयोजित छात्र संघ उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के विकास के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में गढ़वाल विश्वविद्यालय को हर संभव वित्तीय सहायता दी जाएगी। कार्यक्रम में छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल बिष्ट ने विश्वविद्यालय के लिए 2 बसें उपलब्ध कराने की मांग रखी, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने सकारात्मकता दिखाते हुए 2 नई बसें देने की घोषणा की। सचिव अनुरोध पुरोहित जी, मैं सभी छात्र संघ पदाधिकारियों को, अपने छात्र छात्राओं को, गढ़वाल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को और सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है और हम 100 लड़कियों के लिए हॉस्टल यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, 100 लड़कों के लिए हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, 2 बसें हम गढ़वाल विश्वविद्यालय को देंगे, एक स्वामी विवेकानंद जी का स्टेशन यहाँ पे लगाया जाएगा। देखिए, विधानसभा का सत्र जो है इस बार बजट हमने पेश किया है और देखा होगा आपने कि बजट इस बार 25 सालों में सबसे बड़ा बजट हमारे सरकार के द्वारा रखा गया है और मैं कह सकता हूँ कि बजट में सारी चीज़ों को समायोजन प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। जैसे कि हमने बोला था उनको, जो हमारे छात्रों को आवाजाही करने के लिए बसों की सुविधा चाहिए, तो उन्होंने 2 बसों का वादा किया है यहाँ पर और पहले भी उन्होंने एम्बुलेंस देने की बात रखी थी और जो कि हमारे पास एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और जल्दी हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगाने का भी आश्वासन दिया है। मेरी सबसे बड़ी जो ताकत है वो ये पूरी छात्र शक्ति है, क्योंकि इन्हीं के बलबूते पर आज मैं छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं बोलना चाहूंगा कि इन सभी की खुशी थी और एक उत्साह भी बोलेंगे कि इन्होंने हमें एक डिमांड दी कि आप इस कार्यक्रम में एक अच्छी लोक गायिका को बुलाएं, तो हमने प्रियंका मेहर जी को आमंत्रित किया। हमारी मेन मुख्य मांग हमारी ये थी कि जैसे यहाँ पे हॉस्टल्स की कमी है, तो 2 हॉस्टल देने की मांग पूरी करी है श्री धन सिंह रावत जी ने। हमारे यहाँ बस की सुविधा भी कम पड़ रही, तो उन्होंने 2 बस देने का भी आश्वासन दिया है और साथ ही एक 5 दिन का पुस्तक मेला उन्होंने बोला करवाएंगे, जिसमें तमाम अलग अलग नई किताबें आएंगी, जिसमें कि छात्रों के लिए काफी मदद पड़ेगी पढ़ने में। छात्रों के लिए यही है कि हमने उनके लिए काफी मांगे रखी, जिसमें कि कुछ मांगे पूरी हुई है, वो भी छात्र हितों के लिए दी और आगे भी हम ऐसे ही छात्र हितों में लड़ते रहेंगे। सभी का सहयोग सकारात्मक था, सभी ने हमारे लिए पूर्ण रूप से अपना टाइम दिया है। उन्हीं के कारण छात्रों और गुरुजनों की वजह से हमारे छात्र संघ समारोह पूर्ण हुआ। गैरसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से लगातार विरोध और हाल ही में हुए प्रदर्शन के चलते बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भी गैरसैंण में सत्र आहूत किया जाता है तब कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन और सत्र का बहिष्कार करने की कोशिशें की जाती हैं। बार बार कांग्रेस का विरोध करना यह दर्शाता है कि कांग्रेस सत्र के दौरान चर्चा से भाग रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गैरसैंण में जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है उसको प्रस्तुत किया है। उस बजट के माध्यम से हम उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं, यहाँ की जो आधारभूत संरचना है उसको मजबूत करना चाहते हैं, आजीविका का हम निर्माण करना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की मंशा हमेशा ही संदिग्ध रही है। जब जब गैरसैंण में सत्र आहूत होता है तो कांग्रेस एक विरोध प्रदर्शन और सत्र का बहिष्कार करना, इस प्रकार के कार्यक्रम अपनी करती है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि जब
सरकार ने गैरसैंण पर सत्र आहूत किया है, बजट सत्र जैसा महत्वपूर्ण सत्र वहां पर है, तो आइए आप सकारात्मक मिलकर के सकारात्मक चर्चा करें। सदन के अंदर सकारात्मक चर्चा होगी तो निश्चित रूप से किसी समस्या का निस्तारण भी होगा। लेकिन वो चर्चा से भाग रहे हैं, सरकार की ओर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम जैसा वो पहले करते आ रही है। अभी भी कांग्रेस अपने आचरण को नहीं बदल रही है, वो बार बार सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन उसका क्या त्वरित कार्रवाई हो सकती है, क्या चर्चा हो सकती है। विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण और विकास कार्यों को लेकर सरकार की पहल की सराहना की है। साथ ही कुछ समस्याओं को भी सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार सड़क और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। लेकर दिक्कतें तो है ही फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर, लेकिन जैसे मेरी विधानसभा का कुछ क्षेत्र ऐसा है जो फॉरेस्ट की जमीन से लगा हुआ है और फॉरेस्ट ने अपने फॉरेस्ट एरिया को कवर कर दिया है, उसकी बैरिकेडिंग कर दी है। उसके बाद भी जब सड़कों को हम बनाने के लिए काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान करते होने नहीं देते, क्योंकि उनका ऑब्जेक्शन रहता है। तो मेरा स्पष्ट कहना है, अगर फॉरेस्ट को बनाने में ऑब्जेक्शन वहाँ बड़ी आबादी से आवाजाही है, या तो फॉरेस्ट उसको खुद बना दे, हमें तो उसकी अनुमति दे ताकि लोगों की आवाजाही सुलभ हो सके। इसी प्रकार एक जो हमारा आसारोड़ी झाझरा जो हाईवे है, इसको लेकर भी एक दिक्कत है। यहाँ पर एक रास्ता है हमारा जो फॉरेस्ट होते जाता है, लगभग 25,000 की आबादी वहाँ से निकलती है, लेकिन जब ये NH बनाया गया तो इसमें सर्विस लेने की व्यवस्था नहीं दी गई। इसके कारण वो रास्ता पूरा अवरुद्ध हो गया है, जिसमें मैं और सैयद कुंडी जी यहाँ के विधायक हैं, इन दोनों का क्षेत्र पड़ता है। इन दोनों को दोनों NH के अधिकारियों को हम लोगों ने वहाँ बुलाया था, पूरा ग्राउंड जब चेक किया, इसमें कोई भी व्यवस्था आगे लोगों के निकास आवागमन की नहीं रखी गई है। तो हम लोगों ने कल यही बात की है कि जो आपकी अपनी सड़कें हैं, कम से कम उन सड़कों को बेहतर कर दीजिए ताकि आम आवाजाही यहाँ से हो सके, लोगों की सुविधा बाधित। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि पूरे देश में SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में ये तीसरे चरण में शुरू होने वाली है। इसको लेकर बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला आयोजित की है। उन्होंने बताया कि 15 तारीख को उत्तराखंड में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए SIR से संबंधित कार्यशाला जो है वो आयोजित की जाएगी। कुंदन परिहार ने कहा कि इस कार्यशाला के जरिए कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि मतदाता सूची में एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही स्थान पर होना चाहिए, 2 जगह वोट दर्ज नहीं होनी चाहिए। देखिए, संपूर्ण देश भर में जो SIR की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसमें उत्तराखंड तीसरे चरण में SIR प्रारंभ करने वाला है। तो इसके लिए एक हमारी राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कार्यशाला आयोजित की गई थी और 15 तारीख को हमने अपने उत्तराखंड प्रदेश की एक अपने कार्यकर्ताओं से संबंधित SIR की कार्यशाला का आयोजन किया है। इस SIR के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहते हैं कि क्या क्या इसमें हमें अवेयरनेस करने की आवश्यकता है, किन लोगों को वोट जोड़ना है, 2 स्थानों पर वोट नहीं होने हैं, एक स्थान पर ही एक व्यक्ति का वोट जोड़ना है। और इसके अतिरिक्त इसमें कोई भी गलत प्रकार से, गलत प्रमाण पत्रों से अपना वोट नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं कर पाए, ये भी उनके लिए हम सतर्क करेंगे। कुल मिलाकर के हम जो अपने BLA 2 हमारे बने हैं, उन BLA 2 को सक्रिय करेंगे और जैसे जैसे राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन होगी तो उसके अनुरूप हम SIR में उनको मदद करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करेंगे। हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही हैं। ऐसे में करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मेला प्रशासन गंगा की निर्मलता और मेले क्षेत्र की स्वच्छता को लेकर विशेष रणनीति तैयार कर रहा है। इस कड़ी में मेला अधिकारी सोनिका की पहल पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के विशेषज्ञों की टीम ने कुंभ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। टीम ने हरकी पैड़ी, बैरागी कैंप, कनखल, नीलधारा, दक्षद्वीप सहित कई प्रमुख स्थानों का दौरा कर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की जुड़ी मौजूदा व्यवस्थाओं और प्रस्तावित योजनाओं का जायजा लिया। मेला का जो हमारे टीम है पूरी, उसके साथ एक बैठक की गई जिसके अंदर स्पेशली, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि जब इतना बड़ा कुंभ मेला आयोजन होगा तो वहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था होगी, जो सीवर की व्यवस्था होगी और जो गंगा जी में कोई प्रदूषण ना हो उसकी भी जो व्यवस्थाएं की जानी है, उस पर आज काफ़ी चर्चा हुई। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने जो हमारा बेसलाइन डेटा था पुराना,
उसको एक बार स्टडी किया और उसको शेयर भी किया एनएमसीजी की टीम के साथ, जिससे कि वो भी अपने लेवल पे इसके एनालिसिस करके किस तरह से हमें अभी प्रेडिक्टेड क्या हमारे एक्सपेक्टेड क्राउड आएगा और उस क्राउड के अनुसार हमें किस तरह से डस्टबिन लगाने चाहिए, किस तरह से कलेक्शन की व्यवस्था करनी चाहिए, कहाँ कहाँ हमें सीवर जो हमारी सीवर की व्यवस्था होगी उसमें कहाँ टेम्प्रेरी एसटीपीज लगने हैं, बाकी सारी व्यवस्थाओं पे काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और एक पूरा प्लान हमारे 32 सेक्टरों पे हम लोग बना रहे हैं इसी तरह। हरिद्वार के बद्राबाद क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली अवैध प्लास्टिक गलाने की इकाइयों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर दादोपुर गोविंदपुर इलाके में छापेमारी कर प्लास्टिक गलाकर दाना बनाने का काम कर रही 2 अवैध इकाइयों में लगी 5 मशीनों को सीज कर दिया गया है। टीम को मौके पर बिना अनुमति प्लास्टिक गलाने का काम चलता मिला, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण फैलने की शिकायत मिल रही थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र के लोगों ने धुआं और दुर्गंध फैलने की शिकायत की थी। नहीं, खैर अब तो वैसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग में आ रहा है। जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदय के पास उनकी शिकायत गई थी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में 2 ऐसी इकाइयां मिली जिन इकाइयों के पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन नहीं थी और उनके द्वारा जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कार्य किया जा रहा था। दोनों इकाइयों में हमको एक इकाई में 2 मशीनें थी, दोनों मशीनें चलती हुई थी, तो हमने दोनों मशीनों को सील किया। दूसरी इकाई में 4 मशीनें थी, उस 4 मशीनों में से हमने 2 मशीनों को सील कर दिया जो मशीनें चल रही थी। ये हमारी एक नियमित की कार्रवाई के रूप में है। जब भी हमें इस किस्म की सूचना मिलेगी कि अनधिकृत रूप से प्लास्टिक के उद्योग चल रहे हैं तो हम नियमानुसार उन पर कार्रवाई करें। नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर भीमताल के विकासखंड सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने की। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, सीडीओ समेत कई ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी कई समस्याएं उठाई गई। इनमें स्कूलों में शिक्षकों की कमी, पेयजल की समस्या, सड़कों के निर्माण और बिजली से संबंधित मुद्दे रहे। ग्रामीण प्रतिनिधियों ने इन समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। एक बीडीसी की बैठक होती है और जो पुरानी समस्याएं होती हैं, जैसे पिछले दिनों जहां पानी नहीं आ रहा था, बहुत सी जगह ऐसी थी तार झूल रहे थे, बिजली नहीं आ रही थी, और बहुत सी जगह जैसे स्कूल में टीचर नहीं पहुंच रहे थे, टीचरों की संख्या कम थी, और कहीं कहीं तो ये स्थिति कि बच्चों को कुछ जानकारी नहीं थी। तो सबको लेकर के समीक्षा बैठक यहाँ पर होती है और सारे जिले के अधिकारी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर मुख्य विकास अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे और निश्चित रूप से जो ऐसी बैठकें होती हैं उससे कहीं ना कहीं जो प्रशासन सुस्त पड़ा रहता है, जो अधिकारी सुस्त पड़े रहते हैं, वो एक्टिव मोड पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको अकाउंटेबिलिटी होती है उनकी, आज के दिन उनको जवाब देना होता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्र पंचायत भीमताल के जितने भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, वो बड़ी मुस्तैदी से और बड़ी गहन अध्ययन करके वो लोग आते हैं और अपनी समस्या को रखते हैं। कुछ कुछ सवाल तो वो ऐसे रखते हैं, कुछ कुछ प्रश्न तो ऐसे पूछते हैं कि अधिकारी भी निरुत्तर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी समस्या यहाँ पर रखी गई अधिकांश का समाधान हुआ है और जो रह गई है उनका आगे होगा। और मैं जितने भी लोग यहाँ पर आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रामनगर में नियमों को ताक पर रखकर कारोबार कर रहे होटल और रिजॉर्ट संचालकों पर अब प्रशासन की सख्त नज़र पड़ चुकी है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में डिकुली क्षेत्र में प्रशासन ने संयुक्त टीम के साथ बड़ा जांच अभियान चलाया। कार्रवाई में पर्यटन विभाग, फायर विभाग, फूड सेफ्टी विभाग, जीएसटी विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीमें शामिल रही। टीम ने होटलों में दस्तावेजों की वैधता, फायर सेफ्टी इंतजाम, फूड सेफ्टी मानक, पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य ज़रूरी नियमों की बारीकी से जांच की। देखिए, इसमें चूँकि हम लोगों को डायरेक्शन भी थे और कुछ जो होटल्स वगैरह हैं, उनकी शिकायतें भी थी। तो एक आज जॉइंट जो हमारा एक अभियान चला है, जिसमें पर्यटन विभाग भी है, फायर भी है, आपका पॉल्यूशन भी है, पुलिस भी है, जीएसटी भी है। अब हम सभी लोगों ने एक 3 होटलों का औचक निरीक्षण किए हैं, जिसमें कुछ होटल्स के तो अब जैसे नदिया पड़ाव है, इनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब ठीक हैं, और लेकिन जो आपका कंट्री इन है उसमें एक जैसे पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, या जो एक आध उनका आपका टूरिज्म का जो
नॉर्म्स है वो फुलफिल नहीं हुआ तो उनको उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। लेकिन एक चिरैया करके एक होटल है, उनकी शिकायतें भी थी, तो उनका जो नॉर्म्स है हमारे जितने भी, चाहे वो पॉल्यूशन का हो, चाहे आपका टूरिज्म का हो, जीएसटी हो, फायर का हो, कोई भी नॉर्म्स उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया है। तो उनको जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके द्वारा नोटिस दिए गए हैं और नोटिस में कुछ चालान भी किए हैं, कुछ नोटिस दिए हैं और नोटिस में उनके द्वारा कुछ इनको समय दिया गया है और अगर उस समय में इन्होंने उसका कंप्लायंस नहीं किया तो फिर सीजिंग की कार्रवाई अमल में लाएगी। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के सौजन्य से कुमारी पास ट्रैक रूट के बेस कैंप ढाक में चल रहे 3 दिवसीय इको टूरिज्म और पक्षी अवलोकन प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रशिक्षकों को इको टूरिज्म में माउंटेन गाइड्स के रोल, उत्तरदायी समेत रेसिडेंट्स बर्ड्स, पक्षी मनोविज्ञान विषय को लेकर अहम जानकारी दी गई। ट्रेनिंग में ये सिखाया गया कि हमारा जो है पहाड़ी क्षेत्र कैसे स्वच्छ रहेगा, इसको वातावरण, पानी के बारे में, पानी स्वच्छ कैसे रहेगा, फिर हमारी जो ट्रैक लेने हैं, हो सकता है वो गाइडिंग में आगे पीछे हो रहा हो, तो ये चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारे वन जीव कैसे सुरक्षित रहेंगी, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हमें बताई गई। ये एनडीबीआर योजना के अंतर्गत हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखी थी 3 दिवसीय। तो यहाँ पर जो युवा हैं, काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें प्रतिभाग किया गया और हमने जो पूर्व में हमने जो रखे थे प्रतिभागी, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करने आए हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इसमें यही था कि इको टूरिज्म के अंतर्गत कैसे युवाओं को जोड़ना है और उनके जितने भी कारक हैं, जैसे बर्ड वॉचिंग है, नेचर गाइड ट्रेनिंग है, होम स्टे का मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट के जो स्मॉल जो फैक्टर्स होते हैं उनको समझाना है और इसमें फील्ड में जो भी चीज़ें होती हैं वो समझानी है कि कैसे ये जो टूरिस्ट हैं उनसे पेश आए। तो इस संबंध में जो ट्रेनिंग थी ये थी और इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सुप्रसिद्ध गायक विशाल मिश्रा सरोवर नगरी से दूर भवाली अल्मोड़ा मार्ग स्थित विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने नीम करोली बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि नैनीताल के कैंची धाम तक आने में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा या यातायात समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन और बेहतर व्यवस्थाओं के चलते उत्तराखंड पुलिस की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के उत्कृष्ट कार्य किया गए हैं। हम नीम करोली बाबा के दर्शन करने आए और हमारे सारे मित्रों ने बहुत मदद करी, सर लोगों ने, हम आए और पूरी तरीके से इसको बहुत ही सुलभ बना दिया हमारे लिए। एसएसपी साहब ने बहुत मदद करी और ये तो अद्भुत धाम है। जितने भी लोग आप लोग हैं आप आइए। यहाँ पर पुलिस और व्यवस्था की मोटिवेशन के लिए 2 लाइन गाई जाए तो मेरा एक गीत है, अभी एक हमारी फिल्म आई थी बॉर्डर, उसमें मेरा एक गीत था, वो मैं गा देता हूँ आपको। इस संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। थैंक यू। और चलिए फिलहाल खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी हम जानकारियों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।